जैसे 18 मिनट के अंदर हमने इनकम टैक्स की पूरी अमेंडमेंट कंप्लीट की है, ठीक है, मतलब 18 मिनट के अंदर तेजी से, वैसे तो बहुत टाइम लगे बट 18 मिनट के अंदर मैंने कंसाइज किया। ऐसे जीएसटी को 15 मिनट में फटाफट से कंसाइज करने की कोशिश करते हैं कि पूरे की पूरी अमेंडमेंट 15 मिनट के अंदर सुपर फास्ट तरीके से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले, हेलो भाई साहब, एक बार बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। सबसे पहले अमेंडमेंट जो आ रही है वो सप्लाई के चैप्टर के अंदर आ रही है। अब सप्लाई के चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट क्या निकल कर रही है, फर्स्ट अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है कि पहले आपने एक्शनेबल क्लेम किया होगा, एक्शनेबल क्लेम गुड्स वाली डेफिनेशन में आता है, और आपने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा सप्लाई में, वहां लिखा था एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। अब यहां पर अमेंडमेंट ये निकल कर आ गई है कि वहां पर लिख दिया एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, उसको छोड़कर जो एक्शनेबल क्लेम होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है उसमें क्या आएगा, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स हो गया और हॉर्स रेस हो गया, इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा। अब इन 6 पॉइंट से रिलेटेड पूरे जीएसटी में कहां कहां अमेंडमेंट आई हमने फटाफट से वो डिस्कस की। चेक करो, सबसे पहली अमेंडमेंट हमने यहां पे डिस्कस की सप्लाई के चैप्टर में, वही सप्लाई के चैप्टर में इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, इन 6 को छोड़ के जो भी एक्शनेबल क्लेम होंगे वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये अमेंडमेंट आपकी शेड्यूल 3 के अंदर आई है। फिर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में पहले क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले केस में, क्योंकि अब ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले केस में क्या था कि जहां कस्टम था वहां पे जीएसटी था और कस्टम डिपार्टमेंट जो था वो जीएसटी कलेक्ट करता था, ये पावर मिली थी सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी के, एक प्रोविजो है वहां से। बट अब मैंने बोला ऑनलाइन मनी गेमिंग तो देखने से कुछ दिख ही नहीं रही, मतलब एक तरह की इनटेंजिबल है, तो जीएसटी कलेक्ट करने में दिक्कत आएगी, तो इस केस में उन्होंने बोला जीएसटी डिपार्टमेंट ही जीएसटी कलेक्ट कर लेगा, चाहे इस पे कस्टम लग रहा है नहीं लग रहा है, इस पे जीएसटी तो हम लेके रहेंगे। ये अमेंडमेंट आई है। फिर अगले पॉइंट में क्या डिस्कस आ रही है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है आपका ओआईडीआर। अब ओआईडीएआर की सर्विस होती है, ये हमारा क्या गुड्स है, तो इन्होंने क्या किया, क्या कह रहे हो, आवाज आ रही है आपके पास से, बीप की साउंड आ रही है। हाँ जी सही है। अब ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तो ओआईडीआर की सर्विस जो है, अब ओआईडीएआर की सर्विस में इनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये सर्विस नहीं है ये गुड्स है, तो इसलिए इनको यहां से बाहर निकाल दिया है, ये बात ध्यान दो। तो ओआईडीआर की सर्विस में अब ऑनलाइन गेम्स को इन्होंने यहां पे कवर नहीं किया। फिर अगला पॉइंट क्या निकल गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में जहां पे रिसीवर का पूरा कंप्लीट एड्रेस होगा वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे निकल के आएगा। अगला पॉइंट मैंने बोला इस केस में सप्लायर जीएसटी पे करने के लायबल होगा, रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल नहीं होगा। अगर सप्लायर बाहर का, वो इंडिया में नहीं है, उसके बिहाफ पे जो उसका एजेंट होगा वो जीएसटी यहां पर पे करेगा। फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया बेस पे उसे करवाना पड़ेगा, उसके बेस पर वो जीएसटी पे करेगा। अगली अमेंडमेंट आई इनवॉइस में, इनवॉइस में पूरी कंप्लीट डिटेल रिसीवर की मेंशन करनी पड़ेगी जब ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली कंपनी इनवॉइस काटेगी। फिर अगला पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है, देन रजिस्ट्रेशन। अब करवाना जरूरी है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 40 लाख की लिमिट नहीं है, मैंडेटरी है करवाना रजिस्ट्रेशन। वैल्यूएशन के 2 रूल हैं, रेट हमारा 28% जीएसटी का लगेगा जो लॉटरी वाले केस में था, 32B 32C। दोनों का क्रक्स बस एक निकल के आ रहा है कि जो भी आपकी एंट्री फीस होगी, जैसे 100 रुपए 200 रुपए की एंट्री फीस है, उस 200 रुपए के ऊपर जीएसटी की चार्जेबिलिटी होगी। यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और अगर पैसा आपने एंट्री फीस का डाला, कुछ गेम्स खेली, फिर बाद में आपने पैसा वापस रिफंड निकाल लिया, उस रिफंडेड अमाउंट पे जीएसटी रिफंड नहीं होगा। जीएसटी एक बार दे दिया तो दे दिया, वो जीएसटी गया, कोई भी डिडक्शन उसकी नहीं मिलेगी रिफंड वाले अमाउंट की, बस ये पर ध्यान दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल गया, आरसीएम में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, इस वाले केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। टाइम ऑफ सप्लाई, वैसे गुड्स वाले केस में पेमेंट हम इग्नोर करते हैं, बट इस एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना है, तो ये यहां पर अब गवर्नमेंट का पेमेंट हम चेक करेंगे। मतलब अगर इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में अगर पेमेंट एडवांस में आ रही है तो एडवांस पेमेंट पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है। नेक्स्ट अमेंडमेंट, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉर्म नंबर होगा जीएसटी REG 10 आपका फॉर्म नंबर होगा, और सर्टिफिकेट होगा जीएसटी REG 6 आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा। अगला रिटर्न भरनी पड़ेगी ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को, GSTR 5A अगले महीने की 20 तारीख के उससे पहले आपको रिटर्न भरनी है। ये अमेंडमेंट पूरी की पूरी ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड होती है। फिर अगला हमने किया, जो आप मूवी देखने जाते हो वहां पे जो भी खाने पीने का सामान है, हेलो भाई साहब, वहां पे ठीक है, वहां पे जो भी आपके खाने पीने का सामान है
वहां पे जो भी आपके खाने पीने का सामान है उसको हम रेस्टोरेंट की सर्विस में यहाँ पे कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? उसको हम रेस्टोरेंट की सर्विस में यहाँ पे कवर करेंगे। अब रेस्टोरेंट की सर्विस मानेंगे तो रेस्टोरेंट की सर्विस वाला रेट लगेगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार मान लो खाने पीने का सामान, हाँ जी भाई साहब, कई बार खाने पीने का सामान और मूवी की टिकट जो होती है वो कंबाइन होकर मिल जाती है, तो देखने में लग रही है मिक्स सप्लाई, बट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट वहां पर एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं। अगला पॉइंट फिर यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, शेयर ना तो गुड्स है ना सर्विस है, तो ना ये गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पूरी सप्लाई के चैप्टर की अमेंडमेंट है। अगला फिर हमने किया रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट क्या आई है? डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर की कैपेसिटी में, अगर डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा। अगर डायरेक्टर अपनी कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस देगा, फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देगा, तो वहां पर फॉरवर्ड चार्ज की बातें हो जाएंगी। ये अमेंडमेंट यहां पे निकल के आई है। अगली अमेंडमेंट फिर यहां पे आ रही है रिवर्स चार्ज में। अब रिवर्स चार्ज में और कहां का अमेंडमेंट आई है? पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस पर आप सब जानते हो आरसीएम नहीं था, वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट भी जोड़ दिया। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स से निकल के आ रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस पर भी जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस ना अब एग्जम्पशन में कवर है, टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं है। क्रक्स आपका ये निकल के आ रहा है। फिर ओशियन फ्रेट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज पहले था, अब वो यहां से हटा दिया गया। फिर एक अमेंडमेंट आई ओमनी बस वाली। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर ओमनी बस के थ्रू दी जा रही है, अगर सप्लायर जो ये सर्विस दे रहा है अगर वो कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो भैया फिर वो जीएसटी पे करेगा, फिर ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर वहां पर ईसीओ जो होगा वो जीएसटी पे कर देगा। ये सारी बातें ओमनी बस वाले केस में यहां पे निकल के आती हैं। ये पूरा डायग्राम आपके सामने है जी। अभी पूरा डायग्राम आपके सामने है जी, ठीक है। अब ये पूरा डायग्राम आपके सामने है। सप्लायर अगर कंपनी है, अगर सप्लायर कंपनी है तो लाइबल है, अगर नॉन कंपनी है तो नॉट लाइबल है, और अगर अदर मोटर व्हीकल है, कंपनी हो नॉन कंपनी हो, ईसीओ इज लाइबल टू पे जीएसटी। ये सारे की सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। अगला प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर क्या अमेंडमेंट आ रही है? B2B होंगी या B2C होंगी। अगर वो भाई साहब मेरी B2B होंगी, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो फिर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो गुड्स की टर्मिनेशन, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो डिलीवरी, और अगर आपका हेलो भाई साहब अगर B2C वाला केस होगा तो फिर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन, वो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे निकल जाएगा। गुड्स वाले केस में एक नया क्लोज ऐड हुआ 10CA, वो यही बात कहता है कि B2B को अलग कर दिया और B2C को अलग कर दिया। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट फिर हमने यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में क्या कंप्लीट किया? अगला हाँ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ये वाला आपकी सर्विस जो सेक्शन नंबर 39 के अंदर थी वो यहाँ से अब रिमूव हो चुकी है। मतलब अब अगर पैसेंजर की अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तो वहां पे अब जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 13 वाले केस में, 12 वाले केस में नहीं, 13 वाले केस में वो हटा दी गई है। अब वहां पे जनरल रूल की एप्लीकेबिलिटी होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर एग्जाम्पशन में अमेंडमेंट क्या निकल के आई है आपकी? अब अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करे अब वो सारा एग्जम्प्ट है। पहले कुछ केस में था, अब सारे केस में एग्जम्प्ट है। फिर रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस अब टैक्सेबल कर दी है। फिर अगर मान लो ये वाली सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन की सर्विस हो गया, या फिर आपका अगली सर्विस हो गया स्लम इंप्रूवमेंट की सर्विस हो गया, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस हो गया। अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी जा रही है तो ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगी। अगला आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आईटीसी, अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी है उसके लिए कोई भी सामान तुम ले रहे हो तो उस सीएसआर एक्टिविटी के लिए कोई भी सामान आपने लिया, उस पर जो भी आपने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी अब ब्लॉक है, उस केस में आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर अगला आ गया रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर वही ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को करवाना जरूरी है। अगला फिर पॉइंट, आपको बैंक की डिटेल जो जमा करवानी होती है वो 45 दिन में जमा करवानी होती थी, अब 30 दिन, और जीएसटीआर 1 फाइल भरने की जो डेट होगी इनमें से अर्लियर वहां तक आपको बैंक की डिटेल आपको जमा करवानी है। अगर नहीं कराओगे तो सिस्टम आपका आरसी ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड कर देगा। फिर यहां पे एक पॉइंट निकल के आता है कि पहले अगर आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड के थ्रू हमारा होता है रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने आधार कार्ड नहीं दिया, आधार कार्ड मेरा अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो फिर डिपार्टमेंट मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। फिर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पहले करता था तो मेरा होना जरूरी होता था। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई तू है या तू नहीं है, तेरे बिना हुए भी फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब मेरा होना या ना होना जरूरी नहीं करता फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिर एक अमेंडमेंट यहाँ पे और आई है। अब जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन थी पहले 30 दिन होता था,
फिर 30 दिन के बाद एक्सटेंशन था 30 दिन का। अब गवर्नमेंट ने कहा 90 डेज के अंदर तो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल देगा और 180 डेज फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपकी नई टाइम लिमिट रिवोकेशन वाले केस के अंदर आई है। अगला पॉइंट क्या निकल के आया है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया है कि अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं और अगर मैं ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई करना चाहता हूं तो पहले मुझे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती थी, मैं सेक्शन 24 में कवर था, मुझे करवाना जरूरी होता था। अब गवर्नमेंट ने कहा देख अगर तो गुड्स का सप्लायर है तो ईसीओ के थ्रू अगर गुड्स की सप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, तेरे केस में हम लिमिट एप्लीकेबल कर देंगे 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, बट कंडीशन यह है कि तू इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर पाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई अगर करने की सोचेगा तो आज भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, उस केस में कोई तेरे को ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये बात आपकी यहां पे निकल के आई है। इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है कि पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, कुछ आपकी फर्दर कंडीशन भी यहां पे निकल के आ रही है। फिर अगली अमेंडमेंट आ रही है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अब कॉम्पोजिट वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि पहले कॉम्पोजिट वाले ईसीओ के थ्रू गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं कर सकते थे, अगर तुम करते हो तुम कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम कॉम्पोजिशन पर्सन हो तुम ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर सकते हो, सर्विस की सप्लाई अभी भी मना है, बट गुड्स की सप्लाई कर सकते हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हो, इंटर स्टेट सप्लाई अभी भी मना है। तो आज कॉम्पोजिट वाले ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई को अप्रूवल दी गई है, इंटर स्टेट सप्लाई को अप्रूवल नहीं दी गई है। ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं। फिर अगली अमेंडमेंट आ रही है टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस वाले में लिमिट जो आपके है वो 5 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई है ई इनवॉइस वाले केस में, पहले 10 करोड़ की थी, अब यहां पे लिमिट 5 करोड़ की है। फिर अगर मैं सप्लाई करूंगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है टीडीएस काटने के पर्पस के लिए, पहले वहां पर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, अब गवर्नमेंट ने कहा वहां पर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट वहां पर भी पड़ेगी। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स वाली अमेंडमेंट, हम पहले कर चुके हैं ओमनीबस वाली। फिर अमेंडमेंट आ रही है रिटर्न से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारा जीएसटीआर 1 भरना निस्ते नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें जीएसटीआर 1 भरने नहीं देंगे। कब? अगर तुमने पिछले कंप्लाइंस सही टाइम पर नहीं किए तो अगले कंप्लाइंस नहीं कर सकते, मतलब पिछली जीएसटीआर 1 नहीं भरी अगली जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते, पिछली जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी अगली जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते, या अगर तुम्हारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बीच में मिसमैचिंग हो रही है तो नहीं भर सकते जीएसटीआर 1। अगर तुम्हारा नया क्लोज क्या है कि अगर तुम्हारी 3B और 2B आईटीसी के बीच में मिसमैचिंग हो रही है तो हम तुम्हें जीएसटीआर 1 भरने नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट ने यहां पर बोल दिया है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है जो ओआईडीआर के सर्विस वाले होते हैं वो जीएसटीआर 5A में रिटर्न भरते हैं अगले महीने की 20 तारीख या उससे पहले। फिर गवर्नमेंट ने बोला जो भी आप रिफंड क्लेम करेंगे जीएसटी में वो रिफंड जीएसटीआर 2B के थ्रू रिफंड क्लेम करेंगे, 2A के थ्रू यहां पे आप रिफंड क्लेम नहीं करेंगे, 2B के थ्रू आप जीएसटीआर 2B के थ्रू यहां पे आप रिफंड क्लेम करेंगे। अगर आपको आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है तो 2B के थ्रू रिफंड क्लेम करोगे। ये सारी बातें आपकी रिफंड वाले टॉपिक में निकल के आती हैं। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो साचे दरबार की जय, स्वाहा। ठीक है, तो फाइनली अब जाके मेरे को लग रहा है 10 मिनट भी नहीं लगे या 11 मिनट के अंदर पूरी जीएसटी की अमेंडमेंट सुपर फास्ट तरीके से निकल चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बट अगर आपने पहले समझी हैं तो पल्ले आपके जरूर पड़ी होंगी। क्या मेरी बात समझ में आती है जी? डन? तो बस फटाफट से लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना, और फाइनली हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट भी खत्म, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट भी हमारी सारी खत्म, जो आपकी काफी टाइम से रिक्वेस्ट थी अलग से तो मैंने अमेंडमेंट क्लास अलग से डाल दी है। अब हम मिलेंगे परसों सुबह 8 बजे और मिलेंगे टॉप 50 डीटी प्लस में आईडीटी दोनों के क्वेश्चन के साथ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे। इस तरह से बस आपका भाई आपकी सेवा में ऐसे ही हमेशा तत्पर रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं आप सबके एग्जाम निकल जाएं। सेम है भरत, सेम है कर सकते हो जी, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय टाटा। एबीसी कैटेगरी जीएसटी की डली हुई है जी, आप सर्च करो जीएसटी की एबीसी कैटेगरी आपको मिल जाएगी जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।